हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल और क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जिस प्रश्न को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न ये है कि क्या पंचायती राज व्यवस्था जो है वास्तव में लोकतंत्र भारत में स्थापित करने में सफल रहा। आपको पिछले जो मेरा क्लास था उसमें आपको बताया गया था 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रश्न को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें बताया गया था कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, राजनीति में जो है जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है और एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ग्राम स्तर पर शुरुआत की एक रूपरेखा बनाई जाती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से या पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अधिक लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का, राजनीति में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। तो यहीं से प्रश्न उठता है कि क्या जो है पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो वास्तव में लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र फ्रेंड्स ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता जो है वो शासन करती है। लोकतंत्र नाम है इसका। लोकतंत्र जिन दो शब्दों से बना है उसमें पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है तंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन, जनता का शासन। अब इसी को चाहे आप लोकतंत्र कहिए, इसी को चाहे जनतंत्र कहिए, इसी को चाहे प्रजातंत्र कहिए, तीनों शब्दावलियां एक ही हैं। लोक मतलब भी जनता, जन मतलब भी जनता, प्रजा मतलब भी जनता। तो लोकतंत्र जो है जनता का शासन है। लेकिन वर्तमान में जो आप इतने बड़े बड़े राज्य देख रहे हैं, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत इतना बड़ा राज्य है, तो क्या इतने बड़े राज्य में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सकती है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि सारी जनता मिलकर के कानून बनाए, सारी जनता मिलकर के उस कानून को लागू करे और सारी जनता मिलकर के न्याय प्रशासन में भी भाग ले, यानी कानून तोड़ने वाले को दंड भी दे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो जब यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिनकी जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहाँ के लिए तो संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ की बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, भारत एक खुद बहुत बड़ा देश है, ऐसे देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ की 1.5 अरब की आबादी को हम लगभग बैठा सकें। तो यहाँ पर प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता डायरेक्ट शासन में भाग नहीं लेती है बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो भारत में भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जब 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शुरू किया गया तो उसका उद्देश्य यही था कि जनता को अधिक से अधिक जो है शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाना। छोटे स्तर पर ही सही, ग्रामीण स्तर पर ही सही, लेकिन उनको जो है राजनीतिक रूप से जागरूक करना, शासन प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये जो है इसका उद्देश्य था। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि क्या पंचायती राज व्यवस्था ने जो है भारत में वास्तविक रूप में लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा? यानी 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, क्या वास्तव में उसके द्वारा जो है वास्तविक रूप में लोकतंत्र स्थापित किया जा सका? ये सफल रहा? उसमें इसकी विवेचना करना है। तो हमको बताना इसमें यह है कि वास्तव में ये सफल रहा तो किस हद तक सफल रहा, उसकी सफलता के पक्ष में तर्क देना है। और अगर सफल नहीं रहा या वर्तमान में कुछ चुनौतियां इसके सामने हैं तो उन चुनौतियों की भी चर्चा हमको इसमें करनी है। तो विवेचना में हमको यही बताना है, इसके बाद हमको निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घोत्तरी का प्रश्न लिया गया है और आप जानते हैं कि एलटी मेंस में दीर्घोत्तरी के एक क्वेश्चन का अंक कितना होता है, 12 अंक का होता है। और इसके लिए अधिकतम शब्दों की सीमा जो होती है वो 200 शब्द है, यानी अधिकतम 200 शब्दों में हमको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। और समय जो है आपके लिए रखा गया है 9 मिनट, यानी कि 10 मिनट में आप लिख सकते हैं, लेकिन 9 मिनट इसलिए रखा गया है कि 1 मिनट आपको सोचने में, दिमाग में डायग्राम बनाने में निकल जाता है।
तो इसलिए 9 मिनट के अंदर ही आपको 200 शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो उसी शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को लिखने का प्रयास किया गया है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा है? विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्या इसने भारत में वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित किया है? इसी की विवेचना करना है। तो शुरुआत हम लोग भूमिका से करेंगे। तो देखिए, भूमिका बहुत संक्षिप्त हम लोग रखेंगे। तो लिखा है कि भूमिका में कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक स्थापित करना है और जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। तो एक छोटा सा 3 लाइन का हमने जो है भूमिका तैयार की है। इसके बाद जो प्रश्न मेन पूछा हुआ है कि क्या जो है पंचायती राज जो है वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने में सफल रहा है, तो हम इसकी सफलता के पक्ष में पहले बताएंगे कि वास्तव में इससे हमें क्या उपलब्धियां मिली हैं। तो सफलता के पक्ष में पहला पॉइंट लिखा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है वो शासन सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण हुआ है। 1992 के पहले क्या था कि सत्ता जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य ही बटी हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो है अब सत्ता जो है 3 केंद्रों में बटी हुई है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ है और पंचायती राज के माध्यम से राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो सत्ता जो है विकेंद्रीकृत है और यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी होती है। लोकतंत्र में सत्ता जो है वो एक जगह केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रित होती है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण निचले स्तर तक, ग्राम स्तर तक किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था ने सत्ता के विकेंद्रीकरण में योगदान दिया, सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाया। तो वही यहाँ लिखा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, निर्णय प्रक्रिया स्थानीय स्तर तक पहुंची, यानी स्थानीय स्तर पर लोग जो है वो निर्णय ले सकते हैं। गांव का प्रधान जो है वो गांव के हित में निर्णय ले सकता है, जनता भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन सकती है। तो यह जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक मजबूत कदम था। दूसरा है सहभागी लोकतंत्र। इसमें लिखा गया ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे अपनी विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, पानी, स्कूल पर चर्चा और निर्णय लेने का अधिकार मिला। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक तरह से सहभागी लोकतंत्र की स्थापना हुई। सहभागी लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन इतने बड़े बड़े राज्य हैं तो वहाँ पर जनता जो है सीधे शासन व्यवस्था में भाग नहीं ले पाती है। तो जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता है। लेकिन इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को पूरी तरह तो प्रत्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है अधिकतर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इसके माध्यम से जो है जो ग्राम सभा होती है, गांव की जो पंचायतें होती हैं, उसमें लोग जो है सीधे ग्राम की जनता जुड़ती है। जो गांव की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, सड़क है, पानी है, स्कूल है, उस पर चर्चा करती है और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन करवाने में सहयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक सहभागी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जिसके माध्यम से गांव की जनता जो है वो सीधे जो है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले रही है, अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने का प्रयास कर रही है। तो एक तरह से सहभागी लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। अगला पॉइंट है कि महिला सशक्तिकरण। इसमें लिखा है कि आरक्षण से बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व जो है उभर कर सामने आई हैं और हजारों महिलाएं सरपंच व पंच के रूप में निर्णय ले रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र मतलब सबका शासन, और कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि आधी आबादी जो है उसमें जो है भाग न ले। आधी आबादी का मतलब है लगभग महिलाओं से बात हम कर रहे हैं। महिलाएं जब तक राजनीति में नहीं आएंगी, राजनीति में उनको नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वास्तव में सफल लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए, उनके हाथों में नेतृत्व देने के लिए जो है पंचायतों में जो है 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसके कारण जो है महिलाएं जो है गांव की सरपंच बन पाती हैं, पंच के रूप में जो है बैठती हैं और वो गांव के विकास के लिए निर्णय ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था जो है वो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाया है और उनको घर की 4 दीवारी से बाहर आकर के गांव, समाज और देश के विकास की निर्णय लेने की क्षमता को उनके विकसित कर रहा है।
तो इस तरह से महिलाओं को जो है ग्राम पंचायतों में 33% का आरक्षण दिया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं और इससे महिला शक्तिकरण हो रहा है और लोकतंत्र वास्तव में मजबूत हो रहा है। अगला है पारदर्शिता। तो फ्रेंड्स देखिए, लोकतंत्र सफल हो उसके लिए जरूरी है कि कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं। डिजिटल पहल जैसे ई पंचायत से कार्यों में जो है पारदर्शिता आई है, जिससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। तो यह था फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने में सफल रहा कि नहीं रहा, उसके पक्ष में हमने तर्क दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या पंचायती राज व्यवस्था वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने में पूर्णतः सफल रही है? तो उत्तर होगा फ्रेंड्स, नहीं। वर्तमान में इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं जो कि इसके पूर्ण सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो सफलता के पक्ष में तर्क देने के पश्चात हम उन्हीं चुनौतियों की संक्षेप में चर्चा करेंगे जो कि इसकी पूर्ण सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिससे कि हमारा प्रश्न जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। तो उन्हीं चुनौतियों में से सबसे पहली चुनौती है वित्तीय निर्भरता, यानी कि पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। फ्रेंड्स, लोकतंत्र को सफल रूप से सुचालित होने के लिए जरूरी है कि संस्थाएं जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करें, और स्वतंत्र रूप से तभी कार्य कर सकती हैं जब वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। तो पंचायतों के पास वर्तमान समय में भी इतना संसाधन नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पैसे जो है उन संसाधनों से निकाल सकें। इसके लिए वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड रहती हैं कि वहाँ से पैसा मिले, फंड मिले तो हम विकास कर सकें। तो वित्तीय रूप से वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो राज्यों का भी उनके ऊपर दबाव रहता है, वो खुल करके काम नहीं कर सकते हैं। उनको उनके नियमों के हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये वित्तीय निर्भरता है पंचायतों की, यह जो है कहीं ना कहीं खुल करके उनको काम करने नहीं देता है, जिससे कि वास्तविक रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। नौकरशाही का हस्तक्षेप, पंचायतों के ऊपर जो है अधिकारियों का जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका जो है अनावश्यक हस्तक्षेप होता है, जिससे जो है पंचायतें जो है वास्तविक रूप से स्वायत्त नहीं हो पाती हैं, उनको वास्तविक स्वायत्तता नहीं मिल पाती है। सामाजिक चुनौतियां, बहुत सी सामाजिक चुनौतियां भी हैं फ्रेंड्स, जो कि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के मार्ग में जो है पंचायतों के सामने आज भी खड़ी हैं। जैसे उसमें है सरपंच पति, प्रधान पति जैसी प्रथाओं के कारण महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित हो जाती है। पंचायतों ने तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको 33% का आरक्षण दे दिया है। महिलाएं चुन भी जाती हैं, प्रधान के रूप में चुन जाती हैं, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव हो जाता है। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि व्यवहार स्तर पर जितनी भी महिलाएं चुनी जाती हैं उनमें से बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाती हैं। चुनी तो महिला प्रधान जाती हैं, लेकिन काम जो है उनके पति करते हैं, यानी उनको कहा है सरपंच पति है, ये प्रधान पति हैं। तो जहां महिलाओं को आगे आना चाहिए, जहां उनकी निर्णय लेने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, वहां पर उनको चार दीवारी के भीतर ही कैद कर दिया जाता है। केवल मेन फाइलों पर साइन कराने के लिए उनको ले जाया जाता है, और वास्तव में पूरा काम जो है उनके पति ही करते हैं। तो एक तरह से जो महिलाओं को, आधी आबादी को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि सामाजिक चुनौतियाँ जो हैं, जैसे सरपंच पति, प्रधान पति जैसी प्रथाओं के कारण जो है महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित हो जाती है। अगला फ्रेंड, सामाजिक वर्चस्व, यानी कि समाज में जो है प्रभावशाली वर्ग का दबाव बना रहता है। आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये ग्राम पंचायतों में जो है खासकर अगर प्रधान एससी और एसटी है तो वो प्रधान तो बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर समाज का जो प्रभावशाली वर्ग है, जो गांव का प्रभावशाली वर्ग होता है, उसका ही नियंत्रण स्थापित होता है। वो उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं देता है, कहीं ना कहीं परेशान करता है। या तो वो उन प्रभावशाली लोगों के अंडर में रह करके काम करता है, दबाव में काम करे, या अगर स्वतंत्र रूप से करना चाहे तो उसके मार्ग में कई तरह के अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो पंचायतों के ऊपर जो है समाज के प्रभावशाली वर्ग का दबाव अब भी बना हुआ, आज भी बना हुआ है, जिसके माध्यम से पंचायतें जो हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी कि वास्तविक रूप से लोकतंत्र जो है जमीनी स्तर पर पहुंचे, तो वह कल्पना कहीं ना कहीं साकार होती दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने ये बता दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य में आ रही हैं। अब हम एक संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे। तो देखिए, निष्कर्ष लिखा गया है कि पंचायती राज ने लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाया है, परंतु पूर्ण सफलता हेतु वित्तीय स्वायत्तता, जागरूकता और प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। तो इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष के माध्यम से हमने अपने उत्तर को समाप्त किया।
तो आइए फ्रेंड्स पूरे प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि क्या पंचायती राज जो है वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा, विवेचना कीजिए। तो शुरुआत हम करते हैं भूमिका से। भूमिका है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक स्थापित करना है, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अब सफलता क्या मिली है उसके पक्ष में हम लोग तर्क देंगे। तो सफलता के पक्ष में पहला तर्क है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और निर्णय प्रक्रिया जो है स्थानीय स्तर तक पहुंची है। दूसरा है कि सहभागी लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे अपनी विकास परियोजनाओं जैसे सड़क है, पानी है, स्कूल है आदि पर चर्चा करने और निर्णय लेने का अधिकार मिला है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आरक्षण से बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व उभर कर सामने आई है। हजारों महिलाएं सरपंच के रूप में, पंच के रूप में निर्णय ले रही हैं। पारदर्शिता, डिजिटल पहल जैसे ई पंचायत से कार्यों में पारदर्शिता आई है। तो ये इसकी सफलता के पक्ष में हम लोगों ने बता दिया। अब इसके समक्ष कुछ सीमाएं, चुनौतियां भी हैं, उसको भी देखते हैं। वित्तीय निर्भरता, पंचायतों के पास वर्तमान में पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके कारण ये जो है राज्यों के ऊपर अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे के लिए जो है वो राज्यों के ऊपर निर्भर रहती हैं। नौकरशाही का जो है अनावश्यक हस्तक्षेप बना रहता है, जिससे जो है इनकी वास्तविक स्वायत्तता सीमित होती है। सामाजिक कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सरपंच पति है, प्रधान पति जैसी प्रथाओं के कारण महिलाओं की वास्तविक भागीदारी जो है वो सीमित हो जाती है। सामाजिक वर्चस्व जो है यानी समाज के प्रभावशाली वर्ग का जो है पंचायतों के ऊपर दबाव बना रहता है। तो ये चुनौतियाँ जो हैं वर्तमान समय में उभर करके सामने आती हैं। और अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, पंचायती राज ने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाया है, परंतु पूर्ण सफलता हेतु वित्तीय स्वायत्तता, जागरूकता एवं प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये था कि क्या पंचायती राज व्यवस्था ने वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने में सफल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर। फ्रेंड्स इससे पूछे जाने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि मैं अंत में बताता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को कराने के बाद जो है वो इसमें नहीं बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसके पहले वाला जो प्रश्न आपसे कराया गया था कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो उसमें बता दिया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी था जो कि आज कराया गया है, तो वहाँ बताया गया था, तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के में जो है जो कुछ भी आपको बताने और समझाने का प्रयास किया गया है कि आप एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।